हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जो इसके नाम में लिखा हुआ है क्रॉप का प्रोडक्शन। क्रॉप क्या होता है ये भी बताऊंगी, प्रोडक्शन कैसे होता है ये भी बताऊंगी, उसको मैनेज कैसे करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को वो भी बताऊंगी मैं आपको। और ये क्लास 8 साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है ये आपका। आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग फर्दर आगे और भी चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे, प्लस हम मैथ्स भी इसी में पढ़ेंगे। इसी चैनल पे आप लोगों को मैथ्स भी मिल जाएगी। अब देखते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है हमको जो हम लोगों को पढ़नी है। आई थिंक आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेके संग में बैठे ताकि आप लोग भी इसको पढ़ सकें साथ साथ। तो देखिए, पहली बूझो अपने अंकल के यहाँ गए थे गर्मियों के दौरान। गर्मियों की वेकेशन जब हो जाती है, जैसे आप लोगों की समर वेकेशन होती है, इसी तरीके से पहली और बूझो की भी समर वेकेशन हुई और वो लोग अपने अंकल के घर पे गए। उनके अंकल एक फार्मर थे। उन्होंने एक दिन देखा कि कुछ टूल्स, खुरपी, शिकल, शॉवल, प्लो, ये कुछ टूल्स हैं ये वहाँ रखे हैं, जैसे कि शिकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। उनके खेत में ये चीज़ें पड़ी क्योंकि वो एक किसान थे, तो एक किसान के खेत में ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ क्या चीज़ों की बात की जा रही है। शिकल, प्लो तो आप लोगों ने देखा ही होगा आई थिंक, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि प्लो क्या चीज़ है। एक इस टाइप की होती है खुरपी, तो मतलब आई थिंक सबने ही देखी होगी। इस टाइप से होती है खुरपी, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये होती है खुरपी। फिर बात करते हैं हम लोग प्लो की। प्लो इस तरीके का होता है। इसी तरीके काफ़ी सारे उन्होंने टूल्स देखे और उन्होंने क्या देखा, ये चीज़ के आगे हम देखते हैं। फिर ये है बूझो और ये है पहेली। मैं बूझो पहेली भी आपको दिखा देती हूँ। ये बूझो है, बूझो आपको इसके बुक पे जब आपने स्टार्टिंग की होगी तो इंडेक्स में या आगे ही आपको इसका बताया गया होगा कि इसका नाम बूझो है और इसका नाम पहेली है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा। नहीं तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, वही चीज़ मैं बता रही हूँ, पहेली है। ये आपकी बुक में आपको हमें हर साल, मतलब आपके पूरी साल तक ये लोग आपके साथ रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले पैराग्राफ पे। यहाँ क्या दिया गया है कि यहाँ पे भी एक छोटा सा पैराग्राफ है और कुछ नहीं इसमें बताया गया। सिंपल ये बताया गया कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं और जो हम लोग होते हैं, हम लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। एनिमल्स अपना फूड नहीं बनाते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि खाना हम लोग बनाते नहीं हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो खाना पकाते हैं ना कि बनाते हैं। आइंदा से अगर आपसे पूछे कि खाना हम लोग क्या करते हैं, तो आप पकाते हैं, हम लोग खाना बनाते नहीं, क्योंकि जो हमारा खाना है वो केवल प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट्स मेक करते हैं हम लोग खाना। एनिमल्स में ह्यूमन्स भी इंक्लूड होते हैं, तो आप आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो आप देखिए नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं कि हम लोगों को पहले से पता है कि जो एनर्जी होती है फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज। एनर्जी जो होती है हमारे फूड हम अच्छा इसलिए खाते हैं बच्चों, क्योंकि जो फूड होता है उसमें से जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाए और हम वर्क कर सकें। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूड में एनर्जी होती है और वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जिन फंक्शंस का कुछ का नाम लिखा है यहाँ पे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं। किसकी वजह से परफॉर्म होते हैं? सीधी सी बात है, फूड की वजह से होते हैं, क्योंकि फूड जो होता है वही यूटिलाइज होता है ऑर्गेनिज्म में फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस। फूड जो होता है वो यूटिलाइज हो जाता है एनर्जी में और वो एनर्जी जो होती है वो काम करती है। अब देखिए आगे चलते हैं इसी के साथ हम लोग। यहाँ पे मुझे ने एक सवाल पूछा है कि सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी, अच्छा इसमें ये चीज़ कही गई है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड अ लार्ज नंबर इन अवर कंट्री। मतलब कुछ नहीं कहा है, सिंपल सी बात ये कही गई है कि हम लोगों को सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बट फिर हम लोग इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फूड कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत सारी है,
लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं इंडिया में, ऐसा तो है नहीं कि बहुत कम पीपल है, इतना तो आपको पता होगा। तो इस पॉपुलेशन को हम लोग फूड कैसे प्रोवाइड कराएं, इतनी सारी पॉपुलेशन को? तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये तो आपकी थ्योरी थी, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देन पहली आंसर्स कि जो फूड होता है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब यही है जो हम लोगों ने भी चैप्टर में नेम पढ़ा है, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब यही है कि जो फूड है वो ज़्यादा ही स्केल पे प्रोड्यूस होता है, उसी को कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया की। इवन हर कंट्री की पॉपुलेशन ठीक ठाक ही ज़्यादा ही है, यूनिक इंडिया में काफ़ी कम है, चाइना की वगैरह की सबकी ज़्यादा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन से हटके। हमें अगर प्रोवाइड कराना है फूड लार्ज पॉपुलेशन को तो क्या करें? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग ये आंसर लिखेंगे कि हम लोग को रेगुलर प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी है। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों को रेगुलरली प्रोड्यूस करना है, ये नहीं है कि हमने आज 1 साल प्रोडक्शन किया, 2 साल तक हम लोग उस प्लेस पे कोई प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, कोई खेती कर ही नहीं रहेंगे। आज मैंने एक, जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आज मैंने इतने से प्लॉट पे लैंड का एक एरिया है, प्लॉट है लैंड का, इस पे मैंने आज खेती करी, इस पे आज मैंने खेती करी, मुझे 1 साल हो गया, मैंने इसमें 1 साल तक अच्छे से खेती करी। अलग अलग सीजन पे अलग अलग प्लांट्स हो गए, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ कि यहाँ मैंने खेती कर ली, उसके बाद 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर मैंने यहाँ इस खेत को खाली छोड़ दिया फॉर 5 ईयर्स। अगर मैंने यहाँ पे रेगुलरली प्रोडक्शन नहीं किया तो मैं फूड प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी बहुत सारी पॉपुलेशन को। ये बात थी सिंपल सी, क्योंकि फूड जब आपको प्रोवाइड कराना है तो उसमें आपको रेगुलरली प्रोडक्शन करना है, और आपको क्या करना है, खाली प्रोडक्शन से काम नहीं बनेगा, आपको उसको प्रॉपर्ली मैनेज भी करके रखना है। क्योंकि अगर आपने फूड को मैनेज नहीं किया तो भी काम नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप जैसे फूड है, आपने खेती करी सपोज कीजिए, और उसका हार्वेस्टिंग टाइम आ गया, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई का समय आ गया, आपने काटा और उसको एक आपका स्टोर था, वहाँ पे आपने उसको स्टोर कर दिया। अब उस स्टोर में भी आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। इवन आपको यहाँ पे भी रोज़ आपको यहाँ पे इरिगेशन करना होगा, वाटर देना होगा, पूरा आपको पेस्टिसाइड्स का भी ध्यान रखना होगा, सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा क्रॉप में, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो बस ये छोटा सा वर्ड्स हैं, डीपली बताया गया इसमें, यही चीज़ें आपको आगे पढ़नी है। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है इसके बारे में भी आपको आगे बताया गया है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं। बस सिंपल सी बात है, आपको ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है जो मैंने भी आपको बताई हैं, वो सारी ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बताती हूँ, मैं आपसे कैसे पूछूंगी, मैं कहूँगी जो 3 बेसिक मैंने आपको टर्म्स बताई थी, क्या वो आपको याद है? तो वो 3 बेसिक टर्म्स क्या होंगी, वो यही तीनों बेसिक टर्म्स होंगी, 1 ये 2 ये 3 वाली ये वाली, ठीक है? तो इस तरीके से आपको समझनी होगी, ये 3 बेसिक टर्म्स होंगी। अब हम पढ़ते हैं आगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है, शायद से आपने नाम पहली बार सुना होगा इसका, बट मैं अब आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, आपको हिस्ट्री का थोड़ा सा टच दिया गया है साइंस में, कि जो पीपल थे वो बहुत ही ज़्यादा आदिवासी टाइप के लोग थे, मतलब कि बहुत पुराने लोग थे, और वो हमेशा ये सोचा करते थे कि एक खाने की सर्च में शेल्टर के लिए। शेल्टर मतलब होता है कि आप कहीं पे छत देखने जा रहे हैं तो छत चाहते थे वो अपने ऊपर, और खाना चाहते थे, उसकी सर्च में बहुत सारे ग्रुप में लोग घूमा करते थे। फिर क्या हुआ, जब इतने लोग घूमा करते थे तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने फिर वो लोग रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते थे, और उन्होंने हंटिंग की थी एनिमल्स की खाने के लिए। बाद में उन्होंने कल्टीवेट किया लैंड को, राइस वगैरह के राइस वीट के क्रॉप्स उगाए। जब उन्होंने इसको किया तभी से बॉर्न हुआ हमारा एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से बॉर्न हुआ, यहाँ से बॉर्न हुआ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ है उसके ऊपर। जब प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरीके के प्लांट्स, मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, जब एक ही तरीके के प्लांट्स, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जब एक ही तरीके के प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं, तो उस चीज़ को क्रॉप कहते हैं, यानी खेती कहते हैं। आई बात समझ में?
जब हम लोग ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं तो उस चीज़ को खेत कहते हैं। सॉरी, मैं एक बार और हिंदी में बता देती हूँ क्या कहना था मुझे, मतलब क्या है कहने का इसका, कि when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक ही जगह पे सेम प्लेस पे एक ही तरीके के कई सारे प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है, यानी उनकी खेती की जाती है, उसी जगह को खेत कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये खेत पड़ा है, किसका खेत है, ये गेहूं का खेत है, ये इसका खेत है, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं। वहाँ पे खेती की जाती है। इसमें एग्जांपल वीट का दिया गया है, सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपको किसी भी लैंड पे, एक लैंड है, आपको उस पर पूरे में बस वीट ही वीट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बड़ी सी लैंड पे एक ही तरीके के प्लांट्स दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, ये क्रॉप है। और किसका क्रॉप है, क्रॉप ऑफ वीट। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ आपको अलग अलग तरीके के सीरियल्स, वेजिटेबल्स के बारे में पहले से पता ही होगा। हमने इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो, मतलब ये जिस सीजन में ग्रो करते हैं उस सीजन में हमने इनको क्लासिफाई। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंट्री है, और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ टेम्परेचर और बाकी क्लाइमेटिक कंडीशन हर रीजन में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर जगह, पूरे इंडिया में सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है, ऐसी नहीं है। हर जगह वेरी करता है, अपने रीजन टू रीजन क्लाइमेट अलग होता है। जैसे कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इवन अगर आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ रेनफॉल नहीं होता। तो इस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे इंडिया का वेरी करता है, इसलिए इंडिया एक डाइवर्स कंट्री भी है। इसके लिए हम लोगों ने सीजन्स के लिए क्लासीफाई किया, इसी वजह से, क्योंकि हर जगह के सीजन अलग अलग है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिसर्च रिच, और सब में क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स, बहुत ही ज़्यादा वेराइटी क्रॉप्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स में हमारी कंट्री के। इन सब के अलावा भी डाइवर्सिटी के बाद, इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया दो तरीके के। 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स हमें मिले हैं, एक होता है खारिफ, एक होता है राबी। मेजर में अगर आपसे पूछे जाएंगे तो 2 ही होंगे, बाकी माइनर भी बहुत सारे होते हैं। और देखिए, जो क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं रेनी सीजन में, उन्हें खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। ये रेनी सीजन कौन सा होता है, जून से सितंबर तक आता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं आपको, जैसे कि यहाँ तक होगा, जून से सितंबर तक होते हैं। एग्जांपल में आप लोग पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे एग्जांपल ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिटेड रहता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं पूरा खारिफ, व्हाट इज खारिफ क्रॉप, राइट सम एग्जांपल्स, या एग्जांपल देके पूछ लेंगे कौन सा क्रॉप है, इस तरीके से। राबी क्रॉप में आपके आ जाते हैं विंटर सीजन में। खारिफ को समर सीजन हो गया, राबी आपको विंटर सीजन हो गया, जो अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। इन्हें राबी क्रॉप्स कहते हैं। इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। एग्जांपल्स भी फिर से आप याद कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे। अगर पेपर में आपसे लिनसीड पूछ लिया तो आपको पता रहेगा कि राबी क्रॉप का है। बिसाइड सीज, इन सब के अलावा एक और होता है पल्सेस एंड वेजिटेबल्स का, जो समर सीजन में उगाई जाती है। वैसे ये जो थर्ड क्रॉप होता है ये, बट आपके भी अभी इतना नहीं पढ़ाया गया, केवल 2 ही पढ़ने हैं आपको, तो 2 ही पढ़िए। इस थर्ड क्रॉप का नाम मैं आपको बता देती हूँ, बट ज़ैद क्रॉप, इसको ज़ैद क्रॉप बोलते हैं, जो समर सीजन में होता है। इसमें पल्सेस आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, जस्ट लाइक कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, इस टाइप के आते हैं क्रॉप्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज़ैद क्रॉप के बाद बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की आखिरकार कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं? यहाँ हमें पहेली और बूझो फिर से मिले हैं, चलिए इनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बूझो कह रहा है कि क्यों पैडी को हम लोग विंटर सीजन में नहीं उगा सकते हैं। पैडी, इसमें आपने एग्जांपल ऊपर देखा होगा, पैडी जो है वो राबी क्रॉप का एग्जांपल है, सॉरी पैडी जो है वो खारिफ क्रॉप का एग्जांपल है। उसे राबी क्रॉप में कह रहे हैं कि मतलब उसे विंटर में क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि राबी क्रॉप इज अ विंटर सीजन, एक सोने विंटर सीजन, मतलब विंटर सीजन की वो ग्रो होती है। बट तो उन्होंने बस सिंपल सा ये पूछा गया है, बूझो ने ये पूछा है कि हम लोग जो खारिफ क्रॉप में है, जो खारिफ क्रॉप के क्रॉप है, उन्हें राबी क्रॉप में नहीं उगा सकते क्या? क्या जो खारिफ के सीज़न में क्रॉप्स उगाए जाएंगे उन्हें हम राबी के सीज़न में उगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी?
इस तरीके के क्वेश्चन मार्क इसने पुट किए हैं। अब हम इसका आंसर पता करते हैं क्या होता है। फ्रेंड, पहली आंसर कि पैडी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या आप ये मान लीजिए, मैं आपको बता ही देती हूँ, इम्पॉर्टेंट भी है। तारीफ रेनी सीजन का हो जाएगा, ये आपका विंटर सीजन का हो जाएगा। रात पैडी जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, इसलिए हम इसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। पैडी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। पैडी क्रॉप का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, राइस। राइस होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, भारी मात्रा में। पानी नहीं वो उगता है, पानी से ही आपको निकालना होता है उसको, तो इसीलिए आपको उसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर आपने उसको कहीं और उगाने का ट्राई भी करा तो वो उगेगी नहीं फसल, क्योंकि उसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जी मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए, जो कल्टीवेशन होता है, अब आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंक्लूड सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। जो एक्टिविटीज़ करते कौन है? फार्मर्स करते हैं। और वो उसी ऐसा नहीं होता कि एक्टिविटीज़ कभी भी की जा सकती। उनका एक टाइम होता है कि इस पीरियड के बाद, इस टाइम के बाद अब ये एक्टिविटी, उसके बाद ये एक्टिविटी। ये नहीं कि कहीं पे भी आप उसको मिसमैच कर दोगे, उस एक्टिविटी को शकल कर दोगे कि पहले ये एक्टिविटी वाली, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा उनका टाइम होता है कि किस टाइम पे उनको वो एक्टिविटी करनी है और कैसे करनी है। आप समझते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके से करनी है उनको। यही यहाँ पे सब चीज़ देखी गई है कि आपने देखा होगा ये एक्टिविटी उसी की तरह होंगी जो आपका गार्डनर करता है, या फिर आप खुद करते हो अपने घर के प्लांट्स को उगाने के लिए। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इसमें बताया गया कि अगर आपको खेती करनी है तो कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि फार्मर्स द्वारा की जाएंगी। बट फिर आपसे कहा गया कि ये जो एक्टिविटीज़ होंगी वो वही एक्टिविटीज़ होंगी जो शायद आप भी अपने घर में, अगर आपके प्लांट्स हैं उनमें आप यूज़ करते हो, उनको इसी तरीके से आप कल्टिवेट करते हो। इन्हीं एक्टिविटीज़ की, इन्हीं प्रैक्टिस से यही प्रैक्टिस आप भी करते हो क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, क्या पता आप प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हो, तो वो एक ही चीज़ है, एक ही प्रैक्टिस है उसमें। गार्डनर क्या पता आपका कर रहा होता है, इस तरीके से उन्होंने बताया थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम प्रैक्टिस पे चलते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। देखिए, ये है वो प्रैक्टिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपके इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, नेम सम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो आपको इसको समझते चलना है, यानी कि कुछ भी रटना है। यहाँ रटने का टॉपिक आता है, वहाँ रट लीजिएगा आप, इनको आपको थोड़ा बहुत रटेंगे, बट आगे जब आप समझ जाएंगे उनको ब्रीफली, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हमें आगे डिटेल में पढ़ना, तब आपको उनको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहली एक्टिविटी है, प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। इन सारी एक्टिविटीज़ में अब आगे का जो चैप्टर आपका होने वाला है, उस चैप्टर में कुछ नहीं है। सिंपली जो मैं आपको बताना चाहती थी वो यही था, जो इतना था आपने क्रॉप्स का पढ़ा, बेसिक प्रैक्टिसेस जो क्रॉप्स की पढ़ी है। अब बस इन्हीं को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, किसी को ज़्यादा डिटेल में, किसी को कम डिटेल में, ऐसा नहीं है। जो मतलब जितना डिटेल है उतना उसको पढ़ना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाएगा। ये कुछ 7 स्टेप्स हैं, आपके आ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है लिखे, तो आप इनको याद करके रखिएगा अच्छे से। मतलब अभी आप समझ लीजिए इनको अच्छे से, कहीं से भी सवाल आपको बन सकता है, साइंस से ही। आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे, जो आपका पहला टॉपिक यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको, तो बच्चों जो मैंने नोट्स बनाए उसमें चैप्टर नंबर 1 जो आपका क्रॉप है, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन है, मैंने पूरा नहीं लिखा है आपके लिए। देखिए, यहाँ पहला जो आपका एग्रीकल्चर हिस्ट्री है आपको पढ़ना है, बाकी सब भूल जाना है, पहली अंकल वगैरह सब। उसके बाद आपको पढ़ना है क्रॉप के बारे में, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप की डेफिनेशन। उससे ही पहले आपका आता है बेसिक टर्म्स, मैंने यहाँ पीछे लिख दिया, बट आपको पता जाना चाहिए कि वो कहाँ था। जो आपके 3 बेसिक टर्म्स हैं वो भी आपको आने चाहिए ढंग से। 3 बेसिक टर्म्स वही थे आपके, क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होना चाहिए, और रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आपके क्रॉप जो है वो आप लोग ग्रो करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरीके से क्लासीफाई हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 तरीके से क्लासीफाई हुआ है। जो क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था वो था इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। बहुत बड़ी कंट्री, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, हमारे इंडिया में डाइवर्स कंट्री है।
इस वजह से हमने उसको सीजन्स के बेसिस पे किया है, ना कि पल्सेस के बेसिस पे डिवाइड किया है। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब आपको किस तरीके से क्रॉप्स को उगाना है। दो तरीके के मेजर क्रॉप्स है, एक होता है राबी क्रॉप, एक होता है आपका ज़ैद क्रॉप। एक आपका हो जाएगा राबी क्रॉप, एक हो जाएगा ज़ैद क्रॉप। एक मिनट, टू मेजर क्रॉप्स आपके राबी, एक हो जाएगा राबी क्रॉप, एक हो जाएगा ज़ैद क्रॉप। ओके, जाबी और खारिज क्रॉप, सॉरी मैं अपनी देर से राबी ज़ैद बोला। एक आपका राबी क्रॉप हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा आपका खारिज क्रॉप। जो ज़ैद क्रॉप मैं बता रही हूँ वो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जो उसमें बिसाइड्स में लिखा है ना ज़ैद क्रॉप, तो वो है आपका ज़ैद क्रॉप, जिसमें आपका वाटरमेलन, मस्कमेलन वगैरह है जो उगता है समर सीजन में उगता है। अगर मैं बात करूँ तो वो समर में होता है। बाकी जो मेन है, जो अभी आपको अभी पढ़ने हैं क्लास 8 में अपनी, तो वो आपको ये दो पढ़ने हैं। इनकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इनके जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं सारे आपको याद होने चाहिए। और डेफिनेशन का मतलब वही है कि ये कब इनका सोन पीरियड होता है पूरा, कि ये विंटर का क्रॉप है, ये रेनी सीजन का क्रॉप है, इनके सारे मंथ्स आपको याद होने चाहिए। मैंने शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाए हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, यूज़ कीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ये देखिए आपका ये वाला नोट। उसके बाद हमने पढ़ी है प्रैक्टिसेस पढ़ी है क्रॉप की। क्रॉप की बेसिकली हम लोगों ने जो प्रैक्टिस पढ़ी है वो केवल 2 ही प्रैक्टिस है अभी तक। प्रैक्टिस हम लोग करनी है क्रॉप की, जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस क्या पढ़ी थी कि क्रॉप को जब हमें प्रोडक्शन करना होता है तो फार्मर का, गार्डनर का और आपके घर में जो आप प्रैक्टिस करते हो कई हद तक सिमिलर ही होती है, ये नहीं कि बहुत डिफरेंट होती है। अगर कोई फार्मर है वो फील्ड में काम कर रहा है तो बहुत अलग तरीके से क्रॉप उगा रहा होगा अपनी, आप घर में प्लांट उगा रहे हो तो वो अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, तो ज़्यादातर सेम ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बट। तो देखिए अभी हम लोग फार्मर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। जो मैंने अभी आपको दिखाई है वही सब मेन पॉइंट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, मैन्योर, इरिगेशन, वीड से प्रोटेक्ट, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, फर्दरली हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यही है जो अभी हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे, ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका, ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे अपने नोट्स पे जाएंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे। तो यहाँ क्या बताया गया, अब हम इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है सॉइल को लूज करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क। बेसिकली मैं अभी आपको पहले पूरा रीड करवा देती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी। एक मिनट रुकना, अगर हम लोग रीड करने चलें तो देखिएगा अच्छे से रीड करेंगे, नो प्रॉब्लम आएगी आपको। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला स्टेप होता है किसी को, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर लूज करना, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो होता है एग्रीकल्चर में, जो आपको एग्रीकल्चर करना है, जो आपको खेती करनी है, सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है उस सॉइल को प्रिपेयर करना। अगर वो सॉइल प्रिपेयर हो जाएगा उसका आपको लूज करना है सॉइल को, जिससे कि जो उसकी रूट्स हैं वो अच्छे से सॉइल में डीपली अंदर तक चली जाए। ऐसा ना हो कि रूट्स आपके ऊपर ही रह गई जब आपने पिछली हार्वेस्टिंग की होगी उस समय। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, हार्वेस्टिंग के बारे में। उसके बाद जो लूज सॉइल होता है वो उससे रूट्स जो है वो ब्रीथ कर सके इजीली, जब वो नीचे तक डीपली जाएगा तो रूट्स है वो अच्छे से जब ब्रीथ कर पाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्यों हम लोग, आपके मन में भी सवाल आएगा आखिरकार क्यों हम लोग लूज करते हैं सॉइल को, अलाउ करते हैं रूट्स को ब्रीथ करना इजीली। क्योंकि जो लूज होता है ना सॉइल, वो जो लूज सॉइल होता है उसमें ग्रोथ किसकी होती है, अर्थवॉर्म की और माइक्रोब्स की। अगर आपको सॉइल लूज है तो वहाँ पे अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स, इन सब की ग्रोथ हो जाएगी जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं पहले से। और ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। माइक्रोब्स जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपका चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें ये फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के, सिंस दे आर फर्दर टर्न लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट।
फ्रेंड फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग लूज कर देते हैं सॉइल को, उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। पर क्यों हम लोगों को सॉइल को टेम्प किया जाता है, लूज क्यों करते हैं ये बताओ। माना कि हमने ब्रीथ करवाई, रूट्स को ब्रीथ करवाई इसलिए कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त होते हैं, उनको ग्रोथ में मदद कराते हैं हमारे क्रॉप में। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें क्यों नीड है लूज करने की सॉइल को। तो हम लोगों ने अपनी पहली क्लासेस पढ़ा था, जो सॉइल होता है उसमें मिनरल, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और इसके साथ में उसमें डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स से। इस लाइन को मैं समझा देती हूँ आसानी से। हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉइल में मिनरल होता है भाई, वाटर होता है, एयर होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि वही ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोड्स हो गए। इसी के साथ में उसमें एक डेड प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स की मदद से। इसी तरीके से जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड एंड रिलीज्ड बैक इनटू, जैसे कि हम लोग अगर समझे तो जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म, वो बैक सॉइल में रिलीज करते हैं अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई डेड एनिमल डिकम्पोज हुआ है सॉइल में, तो उसमें भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने सॉइल में डिकम्पोज कर देगा, सॉइल में डाल देगा न्यूट्रिएंट्स भी। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी हमारे जो होते हैं वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट जो होता है वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। Only a few centimeters top layer supports plant growth. अब होती है जैसे प्लांट में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट जो टॉप लेयर होती है प्लांट की वो कुछ ही सेंटीमीटर तक टॉप लेयर होती है, वो सॉइल को सपोर्ट करती है, प्लांट ग्रोथ में सपोर्ट करती है। टॉप लेयर होती है, उसके बाद और भी होती है नीचे लेयर्स। टॉप लेयर होती है वो बहुत ही फ्यू सेंटीमीटर में बहुत ही कम सपोर्ट देती है प्लांट की ग्रोथ में, बाकी जो नीचे की लेयर्स होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट को, ठीक है। अब जैसे कि आगे हम लोग पढ़ें turning and losing the soil brings to the nutrient rich soil to the top so that plant use the nutrients। और हम लोगों का एक और रीज़न है, क्योंकि मैंने टॉप सॉइल के बारे में बताया, इसको लूज इसलिए किया जाता है, सॉइल को टर्न किया जाता है ताकि जो न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल है उसे प्लांट यूज़ कर सके अपने न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। ये भी बहुत ही मेजर सा है क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लें। और बाकी मैं आपको अभी नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। मैं नोट्स के लिए आपको एक अलग से क्लास भी कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मेरा यही वाला टॉपिक रह गया तो हमको इसी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 5 मिनट जस्ट मिनट। 10 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। Thus turning and losing soil is very important for cultivation। तो इसी वजह से सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो प्रोसेस होती है लूजिंग और टर्निंग को उसे टाइलिंग और फ्लोइंग कहते हैं, ठीक है बच्चों, टाइलिंग और फ्लोइंग कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये प्लो के द्वारा की जाती है। प्लो जो होते हैं वुड के भी हो सकते हैं, आयरन के भी हो सकते हैं, वुड यानी लकड़ी, आयरन यानी लोहा, किसी के भी हो सकते हैं। अगर सॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा सूखी है, ड्राई है, तो इसका मतलब उसको थोड़ा पानी देना पड़ेगा प्लोइंग से पहले। और जो प्लो फील्ड होते हैं जिनमें आप प्लोइंग कर चुके हो, उनमें बहुत सारे क्लम्स आ जाते हैं सॉइल के, उन्हीं क्लम्स को हम लोग क्रम्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इनको ब्रेक करना। और जो क्रम्स आते हैं, जैसे कि अगर सॉइल, जैसे आपने सॉइल ली, उसको प्लो किया, उसमें जो होते हैं क्रम्स आ जाते हैं, कुछ फील्ड में कुछ बिग बिग क्लम्स आ जाते हैं इस तरीके के, पत्थर मान लीजिए थोड़े से ढेर टाइप के बन जाते हैं जब सॉइल फ्लो हो जाती है उसके बाद। तो आपको उन्हें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, फोड़ना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। आपको उस फील्ड को लेवल पे लाना होगा। ऐसा ना हो कि ये आपका फील्ड है, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, इसको फुल लेवल रखना होगा इस तरीके से, बिल्कुल एक लेवल होना चाहिए इसका। इससे आपको सोइंग में और इरिगेशन में दोनों में हेल्प मिलती है, ठीक है।
लेवलिंग किससे की जाती है? लेवलर की मदद से की जाती है। लेवलर भी एक टूल होता है, जैसे कि प्लोइंग के लिए प्लो होता है, उस तरीके से लेवलिंग जो होती है वो लेवलर की सहायता से की जाती है। कभी कभी क्या होता है, मैन्योर भी इसमें ऐड किया जाता है सॉइल में बिफोर टाइलिंग। टाइलिंग से पहले। टाइलिंग क्या होता है? ये देखिए ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, टाइलिंग और प्लोइंग एक ही बात होती है। यहाँ नाम टाइलिंग यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बट जब तक मैं बता रही हूँ तब तक आप समझते जाइए। टाइलिंग कुछ नहीं है, घबराने के लिए लिखा है, प्लोइंग ये होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैन्योर ऐड कर देते हैं टाइलिंग से पहले ही। इससे क्या होता है, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है मैन्योर सॉइल में, और जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाती है बिफोर सोइंग। सोइंग यानी कि पौधे उगाने से पहले। सोइंग यानी कि जब हम बीज डालते हैं, बीज डालने से पहले। बिफोर सोइंग मतलब बीज डालने से पहले। आप समझ गए ये बात? अब आती है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक क्लम्स। अब सपोज कीजिए आप सीड को सोन करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो क्लम्स हैं उन्हें तोड़ लें। एक मिनट रुकना। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स ओके। अब यहाँ दिया गया है बिफोर सोइंग, पूरा बता देती हूँ। अच्छी अगर आपको फसल चाहिए है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो क्लम्स आपने अभी हमने पढ़े थे ना ऊपर, ये सॉइल के क्लम्स बन जाते हैं। यहाँ कहीं पे ये देखिए ये बिग क्लम्स बन जाते हैं। इन क्लम्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है सोइंग से पहले। सोइंग यानी मैंने भी आपको बताया कि बीज डालने से पहले। दिस इज डन विद वेरियस टूल्स। ये भी बहुत सारे टूल्स से होता है। कैसे होता है? जो लेवलर वगैरह मैंने बताया उसका भी आपको बताऊँगी अच्छे से। जो मेन टूल होते हैं जिस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं प्लो, होई और कल्टिवेटर। अब इन टूल्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। प्लो क्या होता है? इस तरीके का दिखता है ये प्लो, इस टाइप का ये प्लो है, ठीक है। ये होता है प्लो, इसमें प्लो शेयर, प्लो शाफ्ट ये होता है। इस तरीके से हम लोग पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये बीम होती है, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। इसका जो ये वाला पार्ट है किस तरीके से लगाया गया, इस तरीके से नीचे करके आप लोग थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। इसको नीचे डाल दिया गया, ऊपर से यहाँ बीम लगाई गई है ताकि जो पहले हैं वो आराम से ले सके, और पीछे पीछे चलाया जाएगा पूरे खेत में, और ये पूरा खेत आपका प्लो हो जाएगा, प्लॉट फील्ड बन जाएगा। अब आगे देखा जाए इन तीन के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्लो का क्या काम है, प्लो कैसा है, होए कैसा है, होए कैसा है, और कल्टीवेटर क्या है। कल्टीवेटर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ ये कल्टीवेटर, उसके बाद सोइंग पे आएंगे। तो बच्चों देखिए प्लो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा भी लोग समझ लेते हैं। प्लो जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है। ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही पुराने समय से यूज़ होता है ताकि हम सॉइल को टाइलिंग इसने फिर से बड़ा यूज़ किया गया है। देख लीजिए टाइलिंग द सॉइल। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, टाइलिंग और प्लोइंग एक ही चीज़ है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो इसमें लिखा है टाइलिंग द सॉइल, टाइलिंग मतलब वही होता है प्लोइंग द सॉइल, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है इसका। अब इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी चीज़ों के लिए होता है, आप यहाँ पे हाईलाइट में कर देते हैं। ये सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग आगे देखें तो दिस इज मेड ऑफ ड्रॉन बाई बुल्स। यहाँ पे जैसे दो बुल्स थी, हॉर्स भी ले सकते हैं आप, कैमल्स भी ले सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको बुल ही लेनी है, इस तरीके से नहीं है कुछ। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी होती है जिसे प्लोशायर कहते हैं। जो मेन पार्ट होता है इसका वो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है जिसे प्लो शाफ्ट कहते हैं। देखिए यहाँ ये ट्रायंगुलर सी लगी, इसको प्लोशायर कह रहे हैं। ये ट्रायंगुलर शेल जिसे हम प्लोशायर कह रहे हैं। प्लो शाफ्ट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। बीम के बारे में बात कर लेते हैं। ये हैंडल होता है दोनों शाफ्ट में, जो उसका दूसरा अटैच होता है बीम से। ये देख लीजिए एक हैंडल है अटैच है बीम से, इस तरीके से। एक पेयर ऑफ बुल्स, एक पेयर चाहिए तो वन बुल की ज़रूरत नहीं है हमको एक पेयर की ज़रूरत है नहीं, टू बुल्स की ज़रूरत है हमको। और एक मैन इसको ऑपरेट कर सकता है आराम से, क्योंकि एक मैन जो है यहाँ पे देख लीजिए आप पीछे वन, हियर इज अ वन मैन हु ऑपरेट दीज बुल्स विद अ स्टिक। स्टिक से इनको बीट करता है ताकि आगे चलती है इन्हें मिलता रहे डायरेक्शन की, इनको ऐसे ऐसे जाने। जो वुडन प्लो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज।
अब ये हो गया है कि आज के समय में वैसे तो आज के समय में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बट फ्लो की बात की जाए तो लोग वुडन फ्लो को ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी नंबर ऑफ वुडन फ्लो इंक्रीज हो रहे हैं आयरन फ्लो को देखते हुए। आयरन फ्लो बहुत कम हो चुका है आज के समय में। आजकल होल की बात की जाए, होल क्या है? ये बहुत ही सिंपल टूल है जिसको रिमूविंग वीड्स के लिए यूज़ किया जाता है, सॉइल को लूज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लॉन्ग वुड होती है ये आयरन या वुड की, स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रॉड होता है, बेड प्लेट होती है, आयरन फिक्स होती है इसके एंड्स पे। अब होल के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए वर्ड्स विद अ प्लेट, ये देखिए ये होता है हुआ आपका वर्क विद अ ब्लेड, इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स। इसे भी एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, इसकी फोटो नहीं दी है कोई हमको, बट इस तरीके का होल होता है इसमें। ये देखिए बैंड प्लेट है इसकी, ग्रिप है, ये हैंडल है इसका, ये बीम है, ये रॉड है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है लूजनिंग में। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी, लूजनिंग और रिमूविंग ऑफ वीड्स। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या है? आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर आ गए हैं, बिकॉज इतनी मेहनत और टाइम की बचत हो जाती है। इससे सेव्स टाइम एंड लेबर, मेहनत और टाइम दोनों की बचत होती है इस कल्टीवेटर से। ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर्स इस तरीके के आप लोग देख लीजिए यहाँ पे खुद भी। यहाँ कल्टीवेटर लगा है, यहाँ से आपका पूरा फील्ड फ्लो हो जाएगा ट्रैक्टर से, विद सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर भी आपको बहुत अच्छे से बच जाता है, ये नहीं आपको बहुत मेहनत करनी होती है। यहाँ पे ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा है कल्टीवेटर, जो कल्टीवेट कर रहा है उसको कल्टीवेटर कहते हैं। कल्टीवेट कर रहा है जो, वो तो फार्मर ही हो गया। कल्टीवेटर ही हो गया आपका जो पीछे लगा हुआ है, ये ट्रैक्टर है जो पीछे है, इसको कल्टीवेटर कहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे स्विमिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके मैं नोट्स आपको फिर प्रोवाइड करा दूंगी सारे। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार रिवाइज करा दूंगी बाकी के नोट्स जो आपके बचे हुए हैं। आप पूरे नोट्स स्टार्ट से एंड तक रिवाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आगे बाकी के जो हमारे 8 प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 8 प्रैक्टिसेस हैं, इसमें अभी आपने प्रिपरेशन और स्वर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, अपनी बुक को भी रीड कीजिएगा एक बार, फिर हम आगे अब स्विमिंग मैनुअल वगैरह इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।